हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीमा है और इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग एक और नया चैप्टर करने वाले हैं जो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आप लोग को शायद पता ही होगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। मतलब कि जो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये टाइम है 1975 का, जब देश में जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी उस टाइम की बात हो रही है। तो क्या था, सिचुएशन ये थी कि जैसे 1971 में इंडो पाकिस्तान बार हुआ था, उस टाइम पे भी नेशनल इमरजेंसी लगी थी। हाँ, एक बार उससे पहले जैसे इंडिया चाइना बार हुआ था 1962 में, उस टाइम पे भी नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। लेकिन जो 1971 में लगी थी और उसके बाद जो देश की कंडीशन थी वो ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा मतलब हंगर एंड पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे था। और एक साइड तो था जैसे श्री जेपी नारायण जी का जो टोटल रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम के जो हमारे पीएम थी उनको लगा कि अब सिचुएशन उनके हाथ से जा रही है। तो उसी को देखते हुए उन्होंने क्या किया, नेशनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे रातों रात 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को नेशनल इमरजेंसी लगा दी रातों रात। तो उससे क्या वो बहुत सारे मतलब लोग उस बात के लिए उनसे खफा भी थे, इंक्लूडिंग कांग्रेस के भी लोग। बट ये उसी टाइम पीरियड की बात है जब नेशनल इमरजेंसी चल रही थी। और क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि लोगों की भी ड्यूटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो हमें मिले ही थे 1950 के टाइम पे। तो राइट का तो लोगों को पता था कि हमारा ये हक है, लेकिन ड्यूटी का उनको कोई आइडिया नहीं था कि हाँ भाई हमारी कोई ड्यूटी भी है। तो उसी को ध्यान आया था हमारी गवर्नमेंट को 1975 के टाइम पे। तो क्या हुआ फिर, इसी को ध्यान में रखते हुए आगे फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो ऐड की गई। मैं आपको बताती हूँ कैसे ऐड की गई थी। तो क्या होता है ना, जैसे जो भी फंडामेंटल राइट है उसकी एक कोरिलेटिव फंडामेंटल ड्यूटी है। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए कि अगर आपका नॉइस फ्री एनवायरनमेंट आपका फंडामेंटल राइट है, मतलब कि आपका पड़ोसी शोर न मचाए, तो आपकी भी ये ड्यूटी बनती है कि आप भी शोर न मचाएं। तो हर फंडामेंटल की एक कोरिलेटिव ड्यूटी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और लोगों को ये रियलाइज़ कराने के लिए कि उनका ड्यूटी क्या है, जो उस टाइम की हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि एक कमेटी अपॉइंट की और उसके चेयरमैन बने कौन, स्वर्ण सिंह। और इन स्वर्ण सिंह कमेटी उस टाइम बनाई गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को का क्या करना चाहिए, कैसे लाना चाहिए, कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसको देखने के लिए। और ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी बनी, इन्होंने आगे चल के क्या रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसे एज ए सेपरेट पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहिए। इसी इनकी ही रिकमेंडेशन से एक सेपरेट पार्ट 4A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और एक सेपरेट आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी के लिए ऐड किया गया और वो आर्टिकल था आर्टिकल 51A। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से इंस्पायर हुए उस टाइम पे, तो ये इंस्पायर हुए थे USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो इनसे इंस्पायर हुए थे हम लोग। तो मेनली आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुए, तो वो थे स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सा पार्ट में ऐड हुए, पार्ट 4A। और कौन सा आर्टिकल आया, तो आर्टिकल 51A आया। कहाँ से इंस्पायर्ड थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR से। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आया कब, तो ये आया है कब ऐड किया गया, ये किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। तो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे 1976 में ऐड किए गए थे 42nd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपको पता ही है बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। इसको मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अपने आप में ही एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट एक अमेंडमेंट था। तो उसी टाइम पे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड किए गए थे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा ड्यूटीज़ कितना है। तो जब ऐड किया गया था उस टाइम पे हमारे थे जो सिटीजन्स के लिए थे वो थे 10 ड्यूटीज़ इनिशियली। 1976 में जब ऐड किया गया था तो 10 ड्यूटीज़ थे। और एक ड्यूटी और ऐड की गई थी, ठीक है। और ये कब ऐड की गई थी? ये ऐड की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002 से। तो आज के टाइम पे हमारी जो टोटल ड्यूटी हैं वो कितनी है? वो है 11। तो ये आपने याद रखना है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अभी के टाइम पे कितनी ड्यूटी हैं? तो वो है 11। और ये जो ड्यूटी हैं ये ओनली सिटीजन्स के लिए होती हैं। जैसे फंडामेंटल राइट तो है ना कि जो सिर्फ सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। कुछ ऐसे राइट हैं जो नॉन सिटीजन्स को भी मिलते हैं, लेकिन जो ड्यूटीज़ हैं ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, तो हमारी कौन सी इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं थोड़ा सा उस पर देख लेते हैं। तो आर्टिकल जो 51A है इसके अंडर आती हैं ड्यूटीज़ हमारी 11। तो स्टार्ट कैसे होती हैं? स्टार्ट ऐसे इसको किया जाता है आर्टिकल 51A का स्मॉल ए। तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी ऐसे करके स्मॉल के तक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना। 51A के अंडर उसको ABCDEF ऐसे करके डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब ये है हमारा जो 51 आर्टिकल 51A का ए है। ए में क्या बात की गई है? तो इसमें बात की गई है कि आपको टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग एंड एंथम। तो सब याद रखना है। नेशनल फ्लैग की बात कहाँ की गई है? नेशनल एंथम की बात कहाँ की गई है? तो मैं इसलिए लिख रही हूँ कि मैं आपको ये याद कराना चाह रही हूँ कि इसको याद कैसे करना है। तो जैसे स्मॉल ए है ना, तो याद रखना है अबाइड बाय। जहाँ पे भी ए है, ए से अबाइड बाय। और किसके लिए हमें किसके अबाइड बाय रहना है? तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम। तो एंथम का भी ए है, ठीक है। तो ये ए से कोरिलेट करके और अबाइड बाय जहाँ आएगा वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 51A का ए, ठीक है। इसी टाइप से आगे बी है, आर्टिकल जो 51A का बी, ठीक है। तो बी क्या बात करता है? ये बात करता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है। जिन्होंने हमारा नेशनल स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए उसको इंस्पायर किया। अब आप मेरे को बताओगे कि नेशनल स्ट्रगल से रिलेटेड जैसे हम जो भी उस टाइम के नेशनल लीडर्स हैं उनकी याद कर पाते हैं हम। तो नेशनल आइडियल्स किसके हम फॉलो करते हैं? बापू जी के, महात्मा गांधी जी के, अंबेडकर जी के, उनके आइडियल्स को फॉलो करते हैं। तो जहाँ ये आइडियल्स की बात होगी तो वहाँ आप याद कर लेंगे किसको? मेनली महात्मा गांधी या बापू जी को। तो बापू जी का बी याद रखना है, महात्मा गांधी जी या बापू जी के आइडियल। तो आइडियल का आई याद रखना है, किसके हम आइडियल फॉलो करते हैं? तो बापू जी के। और बापू जी कौन सा ड्यूटी में आते हैं हमारे? तो वो 51A का बी में। तो बी से बापू जी के आइडियल ऐसे करके याद करेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। उसके बाद सिमिलरली है इसका 51A का सी, स्मॉल सी। स्मॉल सी क्या बात करता है? ये बात करता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट
सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। कहना क्या चाह रहा है कि ये यूनिटी, यूनाइटेड रहने की बात कर रहा है, मतलब कि एक सेंट्रलाइज्ड की बात कर रहा है कि एक सेंटर होगा, उसी में हम सबको मिलजुल के रहना है। मतलब क्या बात कर रहा है, ये सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि सोवर्निटी, यूनिटी वर्ड दिख जाएगा मेनली, आप यूनिटी से ज़्यादा ध्यान में रख पाएंगे कि यूनिटी आपको दिख जाएगा ना, मतलब कि हमें मिलजुल के रहना है, हमें एक इकट्ठे होकर रहना है, मतलब हमें सेंट्रलाइज होकर रहना है। तो सेंट्रलाइज का सी याद रखेंगे, और ये ड्यूटी कौन सी है, 51A का सी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके अगर आप याद कर लेंगे ना कीवर्ड से, तो आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। फिर सिमिलरली है जैसे डी बात करता है कि डिफेंड द कंट्री। ये तो इजी है, टू डिफेंड द कंट्री। अब कंट्री को कब डिफेंड करना है, व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ठीक है, कि टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, कब, व्हेन कॉल्ड टू डू सो। ठीक है, तो डिफेंड का डी हो जाएगा, और ये डी से ये वाली ड्यूटी। तो ये वाला जो कीवर्ड है याद रखेंगे। कौन सी ड्यूटी डी में आती है, तो टू डिफेंड द कंट्री एंड द नेशनल एंड टू रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन आस्क्ड टू डू सो। ठीक है, अब सिमिलरली हम चलते हैं ई की तरफ। ई क्या बात करता है, तो ई बात करता है कि टू प्रमोट द नेशनल हार्मनी, टू प्रमोट नेशनल हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड। अब जहां ब्रदरहुड आ गया, ठीक है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि एनिमिटी को ख़त्म करने की बात कर रहा है। और इसके आगे ये बोलता है कि टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड among द पीपल ऑफ इंडिया एंड ट्रांसजेंडिक रिलीजन, लिंग्विस्टिक और रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, एंड टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना जो डेरोगेटरी हैं, डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने की भी बात करता है। तो सॉरी, तो आपको ध्यान रखना है जब इसकी बात कर रहा है, मतलब एक तो ये कॉमन ब्रदरहुड की बात कर रहा है, मतलब एनिमिटी को ख़त्म करने की बात कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात कर रहा है कि इक्वालिटी लाने की बात कर रहा है कि वुमेन को मैन के बराबर इक्वालिटी मिलनी चाहिए। कोई लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस इस टाइप से कोई डाइवर्सिटी है, उनको हमें रिस्पेक्ट देना है, एक काइंड ऑफ इक्वालिटी की बात कर रहा है। तो ये सब ई वाली बातें कहाँ हो रही हैं, हमारे ई में हो रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे कि ब्रदरहुड में जो है हमारा एनिमिटी ख़त्म करने की, मतलब लड़ाई झगड़े को और जो भी हमारी शत्रुता है उसको ख़त्म करने की बात कहाँ हो रही है, और ब्रदरहुड को इन्हांस करने की बात हो रही है हमारे ई में, और इक्वालिटी की भी बात हो रही है जो 51A का ई पार्ट है उसी में ही। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हमने ई तक करा था, अब हम देखते हैं एफ में क्या है। तो आर्टिकल 51A का एफ जो है वो क्या बात करता है, तो बात करता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व, किसको प्रिजर्व की बात करता है, तो रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री एंड कंपोजिट कल्चर। किसको, रिच हेरिटेज को एंड कल्चर को। तो हमारे जैसे कंट्री का जो हेरिटेज है वो क्या है, तो वो है हमारे जैसे हिस्टोरिकल जैसे मोन्यूमेंट्स हैं या फोर्ट्स हैं, जो हमारा कल्चर है पुराना, उसको प्रिजर्व करने की बात करता है। तो जब जहाँ हेरिटेज आ जाएगा ना, तो आप वहाँ पे कीवर्ड याद रख लेंगे क्या, कि ये फोर्ट्स वगैरह को जो है वो प्रिजर्व करने की बात कर रहा है। और ये फोर्ट को प्रिजर्व करने की बात कहाँ हो रही है, एफ में।
ठीक है। तो ये हमारा एक कीवर्ड हो जाएगा एफ से, एफ को याद रखने का, ठीक है। अब है हमारा जी। जी क्या बात करता है हम देख लेते हैं। जी बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव व्हाट, नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की बात करता है और किस चीज़ को इंक्लूड करने की बात करता है, तो जो भी जैसे फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ है या लिविंग क्रिएचर है, ये सब चीज़ इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो ग्रीन होना चाहिए, मतलब ये ग्रीनरी इन्हांस करने की बात करता है। तो हमें तो बस याद रखना है ना, इसलिए उसका कीवर्ड हमें एक ढूंढ लेना है। तो जी से हमारा क्या हो जाएगा कि ग्रीनरी। ग्रीनरी मतलब कि हमारा जो आसपास का वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो ग्रीन और क्लीन होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। तो ये हमारा ड्यूटी बनता है। कहाँ पे है, तो आर्टिकल 51A के पार्ट जी में, ठीक है। अब एच क्या है, एच बात करता है कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, ठीक है, एंड ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। तो ये ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को डेवलप करने की बात करता है। तो ये तो बहुत इजी हो गया याद रखने के लिए कि जहाँ पे ह्यूमनिज्म मतलब एच आ जाएगा, इस ह्यूमनिज्म की बात हो रही है तो वो हमारा पार्ट एच में आता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं पार्ट आई को। पार्ट आई क्या बोलता है, इसमें है कि सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, ठीक है, कि पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़त्म करो और वायलेंस को भी ख़त्म करो। सॉरी, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करो और वायलेंस को ख़त्म करो। अब कहाँ की प्रॉपर्टी हमें सेव करनी है, तो ये थोड़ा सा है कि कहाँ की करनी है, इंडिया की प्रॉपर्टी करनी है, ठीक है। तो इसी से आप याद रख लेंगे कि हमें कहाँ की प्रॉपर्टी जो है वो सेव करनी है, तो इंडिया की। तो इंडिया का आई, और ये हमारा कौन सी ड्यूटी है, आर्टिकल 51A का पार्ट ए में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा जे। जे क्या बात करता है, जे बोलता है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल द स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस in all sphere of individual, ठीक है। तो ये क्या बात करता है जे कि ट्राई टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस एंड इन ऑल द स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइज, ठीक है। तो नेशन को कॉन्स्टेंटली राइज करने की बात करता है, राइज इन राइज टू द हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, ठीक है, मतलब हाई लेवल का अचीवमेंट ये जो भी है वो अचीव किया जा सके, ठीक है। तो मतलब एक तो ये जीनियस काइंड ऑफ जीनियस लेवल को अचीव करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो एक तो आप ये याद रख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जीनियस की बात कर रहा है, मतलब एक्सेलेंस मतलब आप अच्छा, मतलब आपका इंटेलेक्चुअल इंक्रीज हो, आप जीनियस बने, उसकी बात कर रहा है कि उसको अचीव करने का ट्राई करना। दूसरा कि नेशन को कॉन्स्टेंटली राइज करना है, मतलब क्या करना है, जंप करना है, ऊपर हमें बढ़ना है, मतलब जंप करना है। तो यहाँ से देखिए जे से आप याद रख सकते हैं जे को, और जी से भी आप, जी भी थोड़ा सा मिलता जुलता है ना जे से, तो इससे भी याद कर सकते हैं कि एक्सेलेंस जहाँ आ गया मतलब जीनियस बनने की बात आई है, तो वो हमारा जे में आता है, ठीक है। तो ऐसे ही इन्हीं सब कीवर्ड से आप लोग याद रख लेंगे इसको,
तो इजी रहेगा, ड्यूटीज़ आपको एक ही बार में याद हो जाएंगी, भूलेंगे भी नहीं। और लास्ट जो हमारी ड्यूटी है जो आती है के अंडर, ठीक है, तो वो बात करती है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ठीक है, एजुकेशन टू चिल्ड्रन की बात करती है। तो ये तो बात कर ही रही है कि आप नॉलेज बढ़ाओ बच्चों का, ठीक है। तो अगर आपको नहीं याद रहता है तो नॉलेज याद रखेंगे, और नॉलेज बढ़ाने की बात कहाँ की गई है, वो बात की गई है कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी जो के है उसमें, ठीक है, के में बात की गई है। तो इससे आप इसको याद रख पाएंगे कि जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको प्रोवाइड कराने की बात की गई है। और ये ड्यूटी जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो 2002 में आया था उसी से ऐड की गई थी, और इसी से ही हमारा एक फंडामेंटल राइट भी ऐड किया गया था, आर्टिकल 21A, जो हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे आपको बता दिए हैं इसके बेसिक्स। अब हम थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडिविजुअल सिटीजन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमसे पूछ रहा है कि इसमें से हमें बताना है कि कौन सी जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, आर पूछ रहा है, ठीक है। तो टू बिलीव इन सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, नहीं, इस टाइप का तो कोई ड्यूटी नहीं है। मैंने अब हम लोगों ने अभी देखा है कि कौन कौन से ड्यूटी हैं, तो इस टाइप की कोई ड्यूटी नहीं दी गई है। फिर सेकंड है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। अब देखिए यहीं से हो जाएगा ना, ए से हमने करा था अबाइड एंड एंथम, तो ये वाली ड्यूटी दी गई थी, कहाँ दी गई थी, आर्टिकल 51 के ए में, ठीक है। तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी। ये मैंने आपको बताया था, यूनिटी को ध्यान आते ही आपको आना चाहिए कि हाँ भाई सेंटर, एक सेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। और सी से मैंने आपको बताया ही था, आर्टिकल जो 51A का सी है उसमें बात की गई है यूनिटी की, सोवर्निटी की और इंटीग्रिटी की, मतलब मिलजुल के रहने की, मतलब सेंट्रल रहने की। बस याद रखने का ये एक तरीका है, उसी से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर नेक्स्ट है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। ये भी मैंने अभी आपको बताया था, जहाँ भी रिच हेरिटेज की बात आ जाएगी तो वहाँ बस याद रख लेना है, हेरिटेज में हमारा क्या आता है, फोर्ट आते हैं। अभी याद दिलाया था, तो ये फोर्ट हमने कहाँ पढ़े थे ए के एफ में, ठीक है, मतलब ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, टू हेल्प द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसी तो कोई ड्यूटी हम लोग नहीं पढ़े हैं अभी, तो मतलब ये वाला हमारा नहीं है। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है 2, 3, 4, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements regarding the fundamental duties contained in the Indian Constitution are correct? अब देखिए ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसको ना जब जैसे करेक्ट इनकरेक्ट ऐसे कुछ पूछे तो उसको हाईलाइट कर लेना है पहले ही, ठीक है। तो ये करेक्ट पूछ रहा है। अब हम देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, ठीक है। मतलब कि वो जो ड्यूटी है वो इन्फोर्स नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। मतलब उन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, इसलिए ये रिट ज्यूरिसडिक्शन से इन्फोर्स नहीं की जा सकती हैं। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना, मतलब वो मोरल ड्यूटीज़ कह सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर फोर्स करके आपको उसको मनवाया जाता है कि आप इसको फॉलो करिए, ऐसा नहीं है इसमें। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो जाएगा,
सेकंड देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स एडॉप्शन। नहीं, ये भी सही नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था 1950 में, उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इसका पार्ट नहीं थे। ये हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आया था, उससे ऐड किया गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बिकेम ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये एकदम सही बात है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी है उन्हीं की रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हमारा सही है। फोर्थ देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये भी मैंने आपको भी बताया था कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये ओनली सिटीजन्स के लिए ही होते हैं, नॉन सिटीजन्स के लिए ये नहीं है। जबकि जो फंडामेंटल राइट हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट भी हैं जो नॉन सिटीजन्स को भी प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 एंड 4। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज़ हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो टू डिफेंड द कंट्री बिल्कुल है, मैंने अभी आपको बताया है। कंट्री को डिफेंड करने की बात कहाँ आती है, तो ये आती है आर्टिकल 51A के डी में। ठीक है। टू पे द इनकम टैक्स, नहीं, इनकम टैक्स पे करने का कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इट्स काइंड ऑफ ए लीगल ड्यूटी है जो इनकम टैक्स एक्ट वगैरह के अंडर आती है। तो ये लीगल ड्यूटी है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये हमारा नहीं होगा। थर्ड है, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। ये भी सही है, अभी मैंने आपको बताया था। हेरिटेज की बात कहाँ की गई है, फोर्थ की बात कहाँ की गई है, तो एफ में की गई है। तो थर्ड भी हमारा सही है। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, तो ये भी मैंने आपको बताया था। प्रॉपर्टी कहाँ की हमें सेफगार्ड करनी है, इंडिया की। तो ये वाला प्रोविज़न हमारा कहाँ आएगा, आर्टिकल 51A के आई में। तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा 1, 3 एंड 4 ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू बी ट्रूथफुल टू वंस ड्यूटीज। नहीं, इस टाइप से तो कुछ मेंशन तो नहीं किया गया है। ठीक है। फिर है, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की एजुकेशन की बात की गई है, डिग्निटी की बात नहीं की गई है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। फिर है, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। नहीं, ह्यूमन बीइंग की बात भी नहीं की गई है। डी है, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये बिल्कुल सही बात है, इसकी बात की गई है। और मैंने आपको कहाँ बताया था, कहाँ इक्वालिटी की बात हुई है, ये बात हुई है आर्टिकल 51 के ए के ई में। ठीक है, ई में इक्वालिटी की बात की गई थी ना, मतलब। तो ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंटेंडेड टू सर्व एज ए रिमाइंडर। तो ये पूछा जा रहा है हमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं ये किसको रिमाइंड कराने की बात करती हैं, किसको करती हैं, मतलब स्टेट को कर रहे हैं कि जुडिशरी को, कि सिटीजन को, कि लेजिस्लेचर को। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं इसको पढ़ के। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंटेंडेड टू सर्व द रिमाइंडर टू द स्टेट टू परफॉर्म ड्यूटीज़ कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, स्टेट को तो ये नहीं करता है। ठीक है। द जुडिशरी टू एडमिनिस्टर द जस्टिस प्रॉपरली। नहीं, इसकी भी बात नहीं होती है। एवरी सिटीजन टू ऑब्जर्व बेसिक नॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक कंडक्ट। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो सिटीजन्स को ही रिमाइंडर कराती हैं। किसकी? वो उनकी मोरल ऑब्लिगेशन की उनको रिमाइंडर कराते हैं कि भाई ये आपका ड्यूटी है, कि आपकी मोरल ऑब्लिगेशन है कि आपको कैसे रहना है।
और क्या क्या करना है, और आपका जो नेशन के प्रति आपका कर्तव्य क्या होगा। ठीक है, तो उसका जो है रिमाइंडर जो सिटीजन्स को है ये करवाती है। ठीक है, ये स्टेट की तरफ जो है डायरेक्टेड नहीं है, क्योंकि स्टेट के लिए हमें पता है दे आर उनके जो लिए जो डायरेक्शन है वो डीपीएसपी में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। लास्ट भी देख लेते हैं, द लेजिस्लेटर टू मेक लॉ फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ये भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी ही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी हमें यही बताना है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। अब तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। ठीक है ना, तो देखते हैं ऑप्शन, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये तो पता ही है, जहाँ अबाइड की बात आ जाए। ठीक है, तो अबाइड की बात आती है कहाँ पे, 51A का ए में, तो ये तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हुई ना, तो ये एकदम सही बात है। सेकंड है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, ये भी सही बात है। कहाँ की प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने की बात हुई थी, तो इंडिया की प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने की बात हुई थी, और कहाँ, 51A के आई में। ठीक है, तो मतलब ये भी हमारा सही ऑप्शन है। और नेक्स्ट है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अभी यूनिटी को देखते ही आपको सेंट्रलिटी की याद आ जानी चाहिए, मतलब 51A के सी में जो आता है। ठीक है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सेक्युलरिज्म, तो इसकी बात तो नहीं की गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करने की बात कहाँ की गई है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या एन ऑर्डिनरी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो ये मेनली हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी ही है। ठीक है, तो ये है फंडामेंटल ड्यूटी, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम हमने पढ़ा ही था। और ये कहाँ आता है, ये आता है आर्टिकल 51A के ए में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर, टू प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमने पढ़ा है सेंट्रलिटी की बात कहाँ होती है, 51A के सी में, तो ये तो ड्यूटी है हमारी। टू सेफगार्ड द प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने की बात नहीं होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने की बात होती है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फिर है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। अभी मैंने आपको बताया था नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब ग्रीनरी की बात होती है, तो ग्रीनरी हमारी कहाँ आती है, आर्टिकल 51A के जी में, तो ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से ऐड किया गया था, तो ये ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। इसी कमेटी ने रिकमेंड किया था एक सेपरेट पार्ट 4A, ठीक है, आर्टिकल सेपरेट 51A, ठीक है, और ये कब ऐड हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। ठीक है, अब और कमिटीज़ जो हैं, तो
जैसे कि सरकारिया कमेटी है, तो सरकारिया कमेटी जो है ये सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। जैसे हम आगे करेंगे ना, तो ये कमिटीज़ के बारे में भी हम करते रहेंगे, क्योंकि क्या है ना कि ये बीपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे संथानम कमेटी है, संथानम कमेटी जो है ये एंटी करप्शन या करप्शन को उनसे रिलेटेड है। तो जैसे हम आगे करेंगे तो ये कमेटीज़ जैसे जैसे आएंगी उनको याद कर लेंगे कि कौन सी कमेटी किससे है, क्योंकि मैच करने में कभी कभी बीपीएससी पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following has not been enumerated in the Constitution of India as being amongst the fundamental duty of the citizen? अब देखो इसमें नोट पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी हमारी ड्यूटी नहीं है। अब जहाँ नोट आ जाना उसको पहले सर्कल कर लो, क्योंकि इसमें गलतियाँ हो जाती हैं नोट वाले में। तो देखते हैं हम ऑप्शन ए, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। हेरिटेज की बात हो रही है, मतलब फोर्ट की बात हो रही है, तो ये तो हम पढ़े ही थे, 51A के F में आएगा। तो ये तो ड्यूटी है हमारी, तो ये तो हमारा सही आंसर नहीं होगा। फिर है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने की बात कहाँ हुई थी? हमने बात की थी कि इंडिया की प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, तो ए के आई में। ठीक है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ह्यूमनिज्म की बात कहाँ हुई थी? ये तो एच को देख के याद आ जाना चाहिए, 51A के एच में। ठीक है, तो ये भी हमारी ड्यूटी है। नेक्स्ट क्या है? टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। तो ये इसमें बात, इसकी बात जो है फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं हुई है, ये इसकी बात हुई है डीपीएसपी में। डीपीएसपी में कहाँ? आर्टिकल 38 में। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है और यही हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। फिर से ये बोल रहा है कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी जो है नहीं है। ठीक है, देखते हैं। टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये तो ड्यूटी है ही, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना। तो ये ड्यूटी कहाँ थी ना, ए में। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो ये था 51A का ए। ठीक है, तो ये तो ड्यूटी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, कहाँ की प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना था? कहाँ की? इंडिया की। ठीक है, तो ये भी 51A के आई में आता है, ये भी ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अब मोन्यूमेंट्स ऑफ एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस को सेफगार्ड करने की जो बात है वो हमारी ड्यूटी में नहीं की गई है, यहाँ हेरिटेज को सेफगार्ड करने की बात की गई है। जो मोन्यूमेंट्स की बात की गई है वो डीपीएसपी में की गई है। ठीक है, डीपीएसपी में कहाँ की गई है? आर्टिकल 49 में। ये ड्यूटी ऑफ द स्टेट है, ना कि ड्यूटी ऑफ सिटीजन। ठीक है, ड्यूटी ऑफ स्टेट। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर यही होगा। अगला भी हम देख लेते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कहाँ हो रही है? इसको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है आर्टिकल जो 51 का जी है ना। ग्रीनरी इन्हांस करने की बात हमने कहाँ की थी? जी में की थी ना। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो सही नहीं है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। हमने अभी भी पढ़ा है कि ये 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हैव बीन एडेड थ्रू एन अमेंडमेंट, एकदम सही बात है, 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे और फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी ऐड किया गया था एक। ठीक है, आर मैंडेटरी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सही बात है, ये इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। ठीक है, नॉन सिटीजन्स के लिए नहीं है। ठीक है, ये एप्लीकेबल हैं। देखिए नॉन जस्टिसेबल हैं, लेकिन
सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। तो हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर से हमें नोट पूछ रहा है, ठीक है। नोट में हमें बताना है, टू रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन आस्क्ड टू डू सो, ठीक है। तो ये तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है ही, क्योंकि डिफेंड कंट्री को डिफेंड करना और नेशनल सर्विस प्रोवाइड करना हमने पढ़ा ही था, ये हमारी ड्यूटी है। और ये आती है आर्टिकल 51A के डी में, ठीक है। टू कास्ट वोट इन द इलेक्शन, तो इलेक्शन वोट में वोट देना ये ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है जो ड्यूटी में नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है, मतलब यही सही आंसर सही है, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ठीक है। टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस, जीनियसनेस की बात हो रही है, तो ये कहाँ था, 51 के ए के जे में, ठीक है। और है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म की बात कहाँ हो रही थी, 51A के एच में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और टू कास्ट वोट इन इलेक्शन इज ए स्टैट्यूटरी राइट, और RPA एक्ट के अंडर आता है ये सब, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टेट एंड द सिटीजन, ठीक है। स्टेट एंड सिटीजन्स के लिए वो पूछा जा रहा है कौन सा ड्यूटीज़ है, तो टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये तो ड्यूटी है ही, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म की बात की गई है ड्यूटीज़ में ही, और कौन सी ड्यूटी के अंडर आता है ये, 51A का एच में, ठीक है। फिर है टू प्रमोट कॉमन ब्रदरहुड, मैंने बताया था आपको ब्रदरहुड मतलब एनिमिटी को ख़त्म करना, तो ये हमारा आता है 51A के ई में। फिर है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने की बात कहाँ की गई है, ये बात की गई है DPSP में, ठीक है। DPSP में कहाँ, आर्टिकल 40 में, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फिर है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, तो इसकी भी, ये भी DPSP ही है, इसकी बात भी DPSP में की गई है, फंडामेंटल ड्यूटी ये नहीं है। और DPSP में कहाँ बात की गई है, आर्टिकल 38 में, ठीक है। अब देखिए टू सिक्योर द यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात नहीं की गई है फंडामेंटल ड्यूटी में, इसकी भी बात कहाँ की गई है, DPSP में। DPSP में कहाँ, तो आर्टिकल 44 में, ठीक है। टू डिफेंड द कंट्री, डिफेंड द कंट्री तो हमने पढ़ा ही है, अभी अभी पढ़ा, कहाँ आता है, आर्टिकल 51A के डी में, ठीक है। तो ये भी हमारी ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उनको ऐसे बस कीवर्ड से आप याद रख लेंगे ना तो भूलेंगे नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1, 2 एंड 6, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये भी नोट की बात कर रहा है, ठीक है। कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, तो टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल। तो ये तो मैंने आपको बताया था, जहाँ नोबल आइडियल की बात होगी तो वहाँ बापू जी को याद कर लेना है। तो ये हमारा तो दिया गया है 51A के बी में, ये तो ड्यूटी है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ह्यूमनिज्म भी पढ़ा है हमने, कहाँ पे बात की गई है, 51A के एच में, तो ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़, अब माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं की गई है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, यही हमारा सही आंसर है
तो लेकिन ये है क्या, तो ये है ये फंडामेंटल राइट में इसकी बात की गई है। फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 29 एंड 30 है, उसी में ही जो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात की गई है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेकिन हम नेक्स्ट भी देखते हैं, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। अब पब्लिक प्रॉपर्टी हमें कहाँ की सेफगार्ड करनी है, तो हमें सेफगार्ड करनी है इंडिया की। ठीक है, तो ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लेक्स इज एन ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेसली स्टेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने मतलब अभी भी पढ़ा था कि टू प्रोटेक्ट एंड टू इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इसकी बात कहाँ की गई है, तो इसकी बात की गई है आर्टिकल जो 51A है उसके जी में। ठीक है, मतलब ग्रीनरी को इम्प्रूव करने की बात कहाँ की गई है, आर्टिकल जो 51A है उसके जी में बात की गई है। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ये डीपीएसपी नहीं है। ठीक है, देखिए जो क्या है ना, डीपीएसपी के अंडर जो आर्टिकल 48A है वो भी बात करता है कि एनवायरनमेंट के बारे में, लेकिन उसमें मतलब लेक्स मेंशन नहीं है। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि लेक्स, फॉरेस्ट इस टाइप से या रिवर ये सेपरेटली मेंशन नहीं है। नेचुरल एनवायरनमेंट की बात की गई है डीपीएसपी में भी, लेकिन लेक्स को अलग से उसमें ये वाला वर्ड इंक्लूड नहीं किया गया है। फंडामेंटल राइट या फिर 11th शेड्यूल में ये सब बातें नहीं की गई हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है, ये हम ऐड किए गए थे 1976 में, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए गए थे। ठीक है, और ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड किए गए थे। ठीक है, और एक जो ड्यूटी है ओरिजिनली 10 थी, और एक जो ड्यूटी है वो 2002 में ऐड की गई थी, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002 से। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1976। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द प्रोटेक्शन and improvement of environment? Article 48A only, Article 51A only, both Article 48A and 51A, या neither 48A 51A? तो देखिए 48A और 51A दोनों में ही बात की गई है नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो बस डिफरेंस इतना है कि जो 48A है वो डीपीएसपी है, मतलब कि ये स्टेट की ड्यूटी है। स्टेट की क्या ड्यूटी है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट। ठीक है, और जो आर्टिकल 51A है, 51A में कहाँ बात की गई है, 51A के जी में। ठीक है, ये बोलता है ड्यूटी ऑफ सिटीजन। ठीक है, सिटीजन की क्या ड्यूटी है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो आर्टिकल 48 है वो डीपीएसपी है, वो स्टेट के लिए है, और आर्टिकल जो 51A का जी है वो फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि सिटीजन के लिए है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ आर्टिकल 48A एंड बी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो
आप अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और हमारे श्योर सक्सेस वाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। दूसरे सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस हम लोग करवा रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस जितना से ज़्यादा करेंगे उतना ही जो हमारा पीटी है उसमें हमारी प्रॉब्लम्स कम आती हैं, क्योंकि जितने ऑब्जेक्टिव जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमारी एक तो एलिमिनेशन की जो एक कैपेसिटी होती है वो बिल्ड होती है। तो क्योंकि बीपीएससी में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब से इंक्लूड हुआ है ना, तो हम तुक्के पे नहीं चल सकते हैं। तो करेक्शन इम्प्रूव करने के लिए हमें मेनली जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने चाहिए। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।